प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है कणों की जो टक्कर है उसका अध्ययन हम आज प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और द्रव्यमान के निर्देश तंत्र में हम करेंगे। एनालिसिस ऑफ कॉलिजन ऑफ पार्टिकल इन लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसके अंतर्गत भी हम दो कणों की सम्मुख टक्कर का यानी हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन ऑफ टू पार्टिकल, यानी मेनली हम यहाँ पर इलास्टिक कॉलिजन का अध्ययन करने वाले हैं और उसमें भी टू पार्टिकल की हेड ऑन कॉलिजन का हम इसमें अध्ययन करेंगे। यह बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो देखिए, पहले हम अध्ययन करेंगे इसका प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। तो जो कणों की जो इलास्टिक कॉलिजन है उसका हमने पिछले वीडियो में थोड़ा अध्ययन किया था कि इलास्टिक कॉलिजन में संवेग संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो कण हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हैं और उनके वेग टक्कर से पूर्व क्रमशः u1 व u2 और टक्कर के पश्चात उनके वेग हो जाते हैं v1 और v2 और दोनों कणों के मध्य जो है सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर होती है, हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो संवेग संरक्षण के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, m1 u1 सदिश प्लस m2 u2 सदिश इक्वल टू m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश। यहाँ पर ये टक्कर से पूर्व का संवेग है और ये टक्कर के बाद का संवेग है। और हम ही जानते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम का भी पालन होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम भी अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। इसको नाम दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 व 2 को व्यवस्थित करेंगे। तो देखो, व्यवस्थित कर लीजिए। ये देखो, समीकरण 1 से हमने क्या कर लिया, जो m1 वाले पद है उनको एक साइड ले लीजिए और m2 वाले पद एक साइड ले लीजिए। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से भी हमने m1 के पद एक साइड ले लिए हैं और m2 के पद दूसरे साइड ले लिए हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो प्राप्त होंगी वो ये होंगी, m1 ब्रैकेट u1 माइनस v1 ब्रैकेट बंद इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 ब्रैकेट बंद। दूसरी इक्वेशन प्राप्त होगी m1 ब्रैकेट u1 स्क्वायर प्लस माइनस v1 स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू m2 ब्रैकेट v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये दो इक्वेशन हमें प्राप्त होंगी किससे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम रीअरेंज करेंगे या व्यवस्थित करेंगे तो हमें ये दो इक्वेशन प्राप्त होंगी, जिसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देंगे। तो देखिए, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देंगे तो ये वाला जो पद है वो है उस प्रकार का है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी से ये a माइनस बी वाला जो पद है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा तो u1 सदिश प्लस v1 सदिश इक्वल टू v2 सदिश प्लस u2 सदिश हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें टक्कर से पूर्व वाली जो वेलोसिटी उनको एक साइड ले लीजिए और टक्कर के बाद वाली जो वेलोसिटीज हैं, वेग हैं, उनको दूसरी साइड ले जाइए। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा u2 माइनस u1 इक्वल टू माइनस v2 माइनस v1, ये पद प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखो, ये जो पद हैं क्या हैं, u2 माइनस u1 क्या है, टक्कर से पूर्व दूसरे कण का पहले कण के सापेक्ष आपेक्षी वेग है, यानी दूसरा जो पार्टिकल है उसका पहले पार्टिकल के सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी है। इसी प्रकार v2 माइनस v1 टक्कर के पश्चात रिलेटिव वेलोसिटी है।
तो समीकरण 5 को देखिए। समीकरण 5 को देखने पर हमें ज्ञात होता है कि जो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है उनमें आपेक्षिक वेग है, उनका परिमाण तो समान रहता है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाती है, क्योंकि इसमें ये माइनस साइन आ गया है। तो आपेक्षिक वेग का इसका परिमाण निकालेंगे, दोनों का बराबर आएगा, लेकिन डायरेक्शन जब होगी तो विपरीत होगी। ठीक है, आगे देखिए। समीकरण 5 से, जो समीकरण नंबर 5 है उससे हम पहले उसको v1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन आ जाएगी v1 सदिश इक्वल टू v2 सदिश माइनस u1 सदिश प्लस u2 सदिश। इसको नाम दे समीकरण नंबर 6। और इसी इक्वेशन को हम v2 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v2 सदिश इक्वल टू v1 सदिश प्लस u1 सदिश माइनस u2 सदिश। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 6 और 7। ठीक है, अगर हमें v1 का मान ज्ञात करना है तो हम समीकरण 6 में v2 का मान रखेंगे और यदि v2 का मान ज्ञात करना है तो समीकरण 6 में हम v1 का मान रख देंगे। तो इससे हमारे पास टक्कर के पश्चात जो वेग हैं v1 और v2 उनके मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 6 में v1 का मान रखने पर, समीकरण 6 से v1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, v1 का मान यहाँ से उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। रख दिया हमने मान। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए और इसको हल करेंगे। तो अब जो सॉल्यूशन आएगा वो किसके लिए आएगा, क्योंकि हमने v1 का मान रखा है तो सॉल्यूशन आएगा v2 के लिए। ठीक है, हल कर लीजिए, सिंपल है बिल्कुल हल करना। और हमारे पास ये v2 का मान आ जाएगा इस प्रकार, ये v2 का मान आ जाएगा। कितना आएगा, v2 इक्वल टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 सदिश प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 सदिश। ये v2 का मान आ गया। अब v1 का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि समीकरण 7 से हम v2 का मान समीकरण 3 में रख देंगे और इसको हल कर लेंगे तो v1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये v1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। v1 सदिश इक्वल टू 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2 सदिश प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 सदिश। तो ये हमारे पास टक्कर के पश्चात जो वेग होंगे पार्टिकल्स के वो हमने ज्ञात कर लिए। अब टक्कर से पूर्व कणों की गतिज ऊर्जा कितनी है उसको मैं k1 से डिनोट कर रहा हूँ और कितनी हो जाएगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। और टक्कर के पश्चात कणों की जो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, मैं k2 से इसको डिनोट कर रहा हूँ, कितनी हो जाएगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब हम अंतिम व प्रारंभिक गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकाले तो क्या आ जाएगा k2 अपॉन k1, मान रख दीजिए इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि जो संवेग गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा m1 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसके बराबर ही, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात है वो 1 के बराबर होगा। आगे देखिए विशेष स्थितियाँ, स्पेशल केस। तो इसमें पहला है कि जब दोनों कणों का द्रव्यमान समान हो, यानी m1 इक्वल टू m2 का केस हो, तब क्या होगा, समीकरण 8 व 9 से हमारे पास प्राप्त होगा। अगर समीकरण 8 व 9 में हम m1 इक्वल टू m2 रखेंगे और उसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा v2 इक्वल टू u1 सदिश
तथा v1 सदिश इक्वल टू u2 सदिश, ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो m1 इक्वल टू m2 होने पर जो हमारे पास इलास्टिक कॉलिजन है उसमें जो पार्टिकल के वेग आपस में बदल जाएंगे, यानी जो पहला पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल के वेग से गति करेगा और जो दूसरा पार्टिकल है वो पहले पार्टिकल के वेग से गति करेगा। यानी टक्कर के पश्चात दूसरे पार्टिकल का वेग किसके बराबर है? टक्कर से पूर्व पहले पार्टिकल के वेग के बराबर। यहाँ पर देखिए ये है टक्कर के बाद पहले पार्टिकल का वेग, ये जो मूव कर रहा है किस से? टक्कर से पूर्व दूसरे पार्टिकल के वेग से। यानी जो सम्मुख टक्कर है, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर है, उसमें जो वेग है उनके आपस में बदल जाते हैं और इस स्थिति में कणों में जो संवेग का विनिमय है, एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम है, वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसी निष्कर्ष का उपयोग हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो नाभिकीय भट्टी जो होती है, परमाणु भट्टी, उसमें हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको मंदित करने के लिए हमें उनकी मंदक के साथ प्रत्यास्थ टक्कर कराई जाती है। तो प्रत्यास्थ टक्कर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो न्यूट्रॉन है उनका वेग ज़्यादा है, तो हमें ऐसे ही नाभिक मंदक के नाभिक वैसे होने चाहिए जिनका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो, तो ही इलास्टिक कॉलिजन होगी और उसका जो संवेग चेंज हो जाएगा, संवेग का जो विनिमय अधिकतम होगा। तो जो मंदक है उसका वेलोसिटी कितनी होगी? कम, और जो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी है ज़्यादा। तो जब इनके बीच में इलास्टिक कॉलिजन होगी तो इलास्टिक कॉलिजन होने से क्या होगा, इनका जो वेलोसिटी है जो बदल जाएगी, न्यूट्रॉन की टक्कर के बाद कम हो जाएगी और जो मंदक है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन के कारण फिर वो नाभिकीय जो अभिक्रिया है वो कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। ठीक है, तो इस श्रेणी में हमारे पास जो हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं वो आते हैं। तो देखो इस श्रेणी में हाइड्रोजन नाभिक जो है इसी श्रेणी में आते हैं। तो मंदक के रूप में हम हाइड्रोजनीय पदार्थ जैसे भारी पानी है, पैराफिन इत्यादि का उपयोग करते हैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी न्यूक्लियर फिजिक्स में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। सेकंड केस देखिए कि टक्कर से पूर्व दूसरा कण विराम अवस्था में हो, अर्थात U2 इक्वल टू 0, यानी एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो U2 इक्वल टू 0 है और ये जो पार्टिकल है वो U1 वेग से मूव कर रहा है। ठीक है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2। अब ये दोनों टक्कर करेंगे तब क्या होगा, v2 प्राप्त होगा हमें 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 सदिश, और v1 सदिश प्राप्त होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 सदिश। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण जो 8 व 9 है उसमें u2 इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो हमारे पास v1 सदिश और v2 सदिश के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसी में एक कंडीशन और अप्लाई करूं कि दोनों कणों के जो द्रव्यमान है वो समान हो, तब क्या होगा, तब हो जाएगा v1 इक्वल टू 0 और v2 इक्वल टू u1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टक्कर के जो पश्चात है प्रथम कण तो स्थिर हो जाएगा, v1 इक्वल टू 0, यानी प्रथम कण तो स्थिर हो गया और जो द्वितीय कण है वो प्रथम कण के वेग से गतिमान हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा केस देखिए, यदि m2 ग्रेटर देन m1 हो और m2 स्थिर अवस्था में हो, अर्थात u2 इक्वल टू 0, तो उस केस में देखो क्या प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 10 व 11 से v1 इक्वल टू माइनस u1 सदिश और v2 इक्वल टू 0, यानी
जब कोई हल्का कण किसी भारी कण से टकराता है तो टक्कर के पश्चात उसका वेग विरुद्ध दिशा में हो जाता है, यानी विपरीत दिशा में, एवं भारी कण लगभग स्थिर रहता है, जैसे टेनिस की बॉल का दीवार से टकराना। यानी टेनिस की बॉल को अगर दीवार पर फेंकेंगे तो टेनिस की जो बॉल है वापस लौट के आ जाएगी। जैसे इस टक्कर को ऐसे देख सकते हैं कि एक सुमो पहलवान और एक सामान्य व्यक्ति में अगर टक्कर होती है तो सामान्य व्यक्ति अगर स्थिर सुमो पहलवान को टक्कर मारेगा तो क्या होगा कि जो सामान्य व्यक्ति है वापस लौट के आ जाएगा और सुमो वहाँ से हिलेगा भी नहीं। तो सेम उसी प्रकार का केस ये है कि जब m2 ग्रेटर देन m1 और m2 स्थिर अवस्था में हो तो क्या हो जाएगा, हल्का जो कण है भारी कण से टक्कर करके वापस पुनः विपरीत दिशा में लौट कर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यदि केस 4 है m2 लेस देन m1 हो और u2 इक्वल टू 0 हो तो उस स्थिति में क्या होगा, समीकरण 10/11 से v1 इक्वल टू u1 और v2 इक्वल टू 2u1। ठीक है, यानी जब कोई भारी कण किसी हल्के कण को टक्कर मारता है तो भारी कण के वेग में नगण्य अंतर होता है, लेकिन हल्का कण भारी कण के वेग के दुगने वेग से गति करता है। ठीक है, पहले कण में तो क्या है, भारी कण स्थिर था और हल्के कण ने टक्कर मारी थी। अब क्या हो रहा है कि जो हल्का कण है वो तो स्थिर है, हल्का कण तो जो स्थिर है और भारी कण जो है टक्कर मार रहा है। तब क्या होगा कि जो भारी कण के वेग में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हल्का जो कण है वो भारी कण के दुगने वेग से गति करेगा। ठीक है, धन्यवाद।